साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ फैशन जगत की एक मशहूर हस्ती हैं आसमा हुसैन जी, जिन्होंने लखनऊ ही नहीं पूरी दुनिया में फैशन के क्षेत्र में अपना नाम हासिल किया है। आज हम उनसे उनकी यात्रा के बारे में, फैशन के जरिए महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है इस बारे में, और जो पुरानी हमारी कला संस्कृति रही है उसका आज के फैशन दौर पे क्या प्रभाव है इस बारे में बात करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आसमा जी का। आसमा जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो जो सवाल है कि आप अपनी जो यात्रा रही फैशन की, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। मेरी शुरुआत तो 87 से हो गई थी। जब हमने पढ़ाई करना शुरू की फैशन से रिलेटेड। उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया 89-90 से, और 92 में मैं एंड में 93 में एक्चुअली 92 दिसंबर में मैंने प्लान किया वापस लखनऊ आकर अपना काम शुरू करने के लिए। तो 93-94 में मैंने काफ़ी यहाँ पे नेशनल हैंडलूम NHTC जो है उसके लिए कुछ कंसल्टेंसी प्रोग्राम्स किए, काम किया उनके साथ, और अपना काम शुरू करने के लिए पूरा हम स्टेब्लिश करते रहे। और उसके बीच में हमने रियलाइज़ किया 94 में हमने अपना लॉन्च भी किया। 94 में हमने पहला फैशन शो, लखनऊ का पहला फैशन शो हुआ था। लखनऊ में तो फैशन की शुरुआत आपने की जी। पूरे यूपी का वो पहला प्रोफेशनल फैशन शो था, जिसमें बॉम्बे और से मिस इंडिया और सब मॉडल्स आए थे और एक प्रॉपर फैशन शो हुआ था। तो हमारा पहला कलेक्शन वो लॉन्च हुआ था एज अ डिज़ाइनर। और उसके साथ साथ हमने जब यहाँ के आर्टिजन्स के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि बेसिक हमारा ये था कि जो यहाँ की क्राफ्ट है उसको अपलिफ्ट करना है, और इसीलिए हम यहाँ वापस आए थे। लेकिन उस पीरियड में ये रियलाइज़ किया कि बहुत बड़ा गैप है कि जो डिज़ाइनर्स को या प्रोफेशनल्स को चाहिए है उसमें, और जो हमारे कारीगर हैं वो इतने पीछे हो गए हैं, इतने लैंग्वेज हो गए हैं कि वो उनका प्रोफेशनलिज्म पूरा खत्म हो चुका है, और वो नई टेक्निक्स, नए तरह से काम करना वो बिल्कुल भी उनको उसका आइडिया नहीं है। तो उससे शुरुआत हुई कि हमें उनको ट्रेन करना पड़ता था 2 महीने 3 महीने अपना काम करवाने के लिए। और फिर हमारे फ्रेंड्स ने कहा कि तुम फ्री में सबको पढ़ा रही हो, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट द इंस्टीट्यूट। तो दैट आइडिया केम अप कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हमारे साथ आर्टिजन्स और टेलर्स और प्रोफेशनल्स काम करते थे वो 2-3 महीना हमारे साथ काम करके उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती थी सऊदी अरेबिया या दुबई, और वो सब वहाँ चले जाते थे। तो ये कंटिन्यूस हमारा प्रोसेस हो गया कि जब तक हम कुछ शुरू करें तब तक होता था कि हमारे पास फिर कोई नहीं है। तो इससे पहले कि हम फैशन हाउस बड़ा अपना खोलते, हमने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। और इंस्टीट्यूट जो है हम लोगों का 95 में ये पहला रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, पूरे यूपी का पहला फैशन इंस्टीट्यूट था जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट था। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट शुरू हो गया। जब वो शुरू हो गया तो फिर उसकी जो रोज़ाना की इंटीग्रिटीज होती हैं उसको चलाना भी है, उसको फाइनेंशियली भी रखना है, क्योंकि सब कुछ सेल्फ फाइनेंस था, कोई कहीं से ग्रांट या किसी की हेल्प नहीं मिली थी, और ना ही हमने दी थी, अदर देन माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स, जिन्होंने शुरुआत में हेल्प की। कैपिटल फंडिंग सबसे पहले हमारे फादर ने ही लगाई हमारे साथ। और तो इस तरह से इंस्टीट्यूट शुरू हो गया 95 में, और बस फिर तो काम एक के बाद कुछ अपने फादर के बारे में और जो करियर जहाँ से शुरू किया आपने, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमारे फादर इज एन इंजीनियर, तो वो पहले यहाँ FCI फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में जॉब करते थे गोरखपुर में। अच्छा। तो हम लोगों की जो परवरिश है वो उस कॉलोनी में हुई है। लाइक मेरी आंखें वहीं खुली, और 10th तक हम लोगों ने वहाँ माउंट कार्मल स्कूल है जहाँ पढ़ाई की। When I was in 10th तो माय फादर वहाँ से रिज़ाइन करके सऊदी चले गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक SWCC सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन गवर्नमेंट बॉडी है, तो वहाँ पे उनको जॉब मिल गया, फिर वो वहाँ चले गए।
तो हम लोग भी फिर हॉस्टल्स में और सब जगह वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ये मैं 83 की बात बता रही हूँ, तो उस टाइम कोई सऊदी अरब में ऐसे स्कूल्स नहीं थे जहाँ आप हायर एजुकेशन कर लें। स्कूल तो थे कम उसके एम्बेसीज के, लेकिन 11th-12th के लेवल का नहीं था, तो हम लोग को सब हॉस्टल में रहना पड़ा उसके बाद से। और इट वाज अ गुड जर्नी। और हमारी पूरी फैमिली जो है वो सर्विस वालों की है। अच्छा। माय फादर के साइड में ज़्यादातर सब इंजीनियर्स हैं, मदर के साइड ज़्यादातर सब डॉक्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। और इन दो चीज़ों के अलावा हमारे पूरे खानदान में दूर दूर किसी को ये नहीं था कि इसके अलावा भी किसी चीज़ में जाया जा सकता है। और माय मदर हमेशा यही चाहती थी कि हम डॉक्टर बने। तो उसका भी 11th-12th करके हमने मेडिकल दिया, उसमें सिलेक्शन भी हो गया, एडमिशन भी हो गया। एडमिशन के बाद फिर मैंने मेडिकल छोड़ दिया कि मैंने कर दिया है, करके दिखा दिया है, लेकिन मुझे ये करना नहीं। और 11th-12th में हम अलीगढ़ में थे, AMU में। तो वहाँ 11th में मुझे पता चला कि आप ऑप्शंस हैं वहाँ पे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं तो आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कहीं कोई भी, जो भी आपको मर्जी हो, आप उसकी पढ़ाई भी करेंगे, उसका एग्जाम भी होगा, उसकी मार्क्स भी मार्कशीट में आते हैं, बस वो ऐड नहीं होते उसमें, एग्रीगेट में ऐड नहीं होते, लेकिन मार्कशीट में वो रहता है। तो आई वॉज लाइक दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड नॉट मिस, क्योंकि मुझे आर्ट का शौक बचपन से था। तो बचपन से ही आर्ट बनाना, पेंटिंग करना, पोएट्री लिखना, ये सारी चीज़ें, म्यूज़िक, डांस। लेकिन हमारी मदर बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही ज़्यादा। उनको ये था कि बस कोई ना कोई करियर जो है वो करना है, एस्टेब्लिश करियर। तो वो हमेशा थोड़ा सा डिस्करेज, तो आर्ट को उन्होंने कभी भी वो हावी नहीं होने दिया हम लोगों के ऊपर। उसको हमेशा डिस्करेज किया कि हाँ ठीक है, इट्स अ हॉबी, हाँ बहुत अच्छा है, मगर ठीक है, बट कंसंट्रेट ऑन दिस, कंसंट्रेट। तो एंड माय फादर इज अ वेरी हैप्पी गो लकी, ठीक है जो भी है। और हमारे घर में जो माहौल था, हमारे अपने घर का माहौल, तो हमारे 2 पेरेंट्स और हम लोग 3 भाई बहन, तो न्यूक्लियर फैमिली थी। लेकिन हमारे ननिहाल ददियाल दोनों बहुत बड़ा खानदान है और दोनों लखनऊ को बिलोंग करते हैं। तो हमने अपने घर में जो चीज़ें देखी बचपन से, जो हम लोगों के लिए नॉर्मल थी, एकदम कि पश्मीना की शॉल पड़ी है, या चिकन के दुपट्टे हैं, या कि मुखाब के गरारे हैं, तो ये सब एक नॉर्मल चीज़ थी कि ठीक है, वो आ रही है, वो बक्सा खोलो बड़ा वाला, उसमें से कपड़े निकालो, और वो ईद है, और ये गर्मी के कपड़े रखने हैं, सर्दी आ रही है तो अब सिल्क पहना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए एकदम नॉर्मल चीज़ें थी, जो आज लोगों को लगता है कि बड़ी एलिटिज्म है या एस्थेटिक प्रूव है। तो हम लोगों ने उसी माहौल में को देखा बचपन से। और हमारे जो ददियाल है, हमारे जो दादा थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, नॉर्मल एक हेल्थ ऑफिसर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थे। तो पेंटिंग करना, तबला बजाते थे, अल्लाह रखा, और उनकी दोस्ती थी तो बड़ी जुगलबंदी हुआ करती थी। तो सैटरडे संडे उनका जो था वो ड्राइंग रूम में महफिल होती थी, कोई बिरजू महाराज हैं उनके साथ में, और ये पूरा उनका ग्रुप था कि वो डांस कर रहे हैं, कोई गाने वाले भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं, तबला बजा रहे हैं, और या फिर शेरो शायरी हो रही है, या आर्किटेक्ट बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने 8 घर बनाए, डिज़ाइन अपने खुद से की। अच्छा। तो आई थिंक वो इनहेरेंट मेरे अंदर क्रिएटिविटी आई। मैं आज भी मतलब दीवार को देख के बता सकती हूँ कि ये दीवार 3 सेंटीमीटर इधर है या आधा सेंटीमीटर टेढ़ी है, और यहाँ से नहीं है। तो अभी 2 घरों का 3 घर एक्चुअली मैंने खुद अपने डिज़ाइन से बनाया जी। तो वो सब इनहेरेंट आ गया है, एक शायद जीन्स में आ गया। सारे सब में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे और कजन्स में भी थोड़ा थोड़ा है। उन्हीं ने कभी उसको शायद उतना उभारा नहीं, और मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वो है। तो मैं बचपन से ही हमें कपड़े सिलना, आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि मैंने कब शुरू किया था, बट माई मदर वो कभी बताती हैं कि हाँ शायद तुम
9 साल की रही होगी या 8 साल की, जब से तुम अपने कपड़े बना रहे हो, क्योंकि उस वक्त कपड़े जो हैं वो रेडीमेड बहुत कम आते थे और लोग दर्जी से सिलवाते थे या घर में सिले जाते थे। तो माई मदर को बहुत शौक था, वो भी बनाती थी हम लोगों के लिए हमेशा नए कपड़े, और एम्ब्रॉयडरी होगी और क्या होगा, क्या लेटेस्ट फैशन चल रहा है। तो वो चीज़ें आई अंदर से और हम हमेशा बनाते थे। और ये मुझे याद है कि मैं जब क्लास 6 तक आई हूँ तो मेरे जो आसपास के लोग थे, नेबर्स थे, जब मैं अपने कपड़े बना के पहनती थी तो सारी आंटियां आती थी अपने कपड़े लेके कि बेटा मेरी बेटी का भी ये सिल दो, मेरा भी। तो उस टाइम से हम दूसरों के लिए कपड़े सिल रहे हैं एज अ हॉबी, जस्ट मतलब किसी की फ्रॉक बना रही है, किसी के लिए इवन डेनिम की स्कर्ट्स बनाई मैंने क्लास 8 में। और तो वो चीज़ जो है एज अ हॉबी हमारे साथ चलती रही। कभी उसको हमारी मदर ने प्रोफेशनल उसमें आने नहीं दिया, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो आपके मन में था कि हम प्रोफेशनली यही बनना है? तब तक तो नहीं था, शायद बहुत छोटे थे तो ये समझ भी नहीं थी कि ये है या ये है, बस ये तो था कि काम तो करना है कुछ। और बचपन से मैंने अपनी मदर को बहुत ऐसी बातें करते सुना कि दुनिया में नाम रोशन करना है, ये होना चाहिए कि नाम रोशन, कि हमारे बाप दादाओं के नाम थे, बड़े नाम थे, हमारे नाना मशहूर थे, डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, और ब्रिटिश टाइम में उनको टाइटल्स मिले, एक दिन में 100 ऑपरेशंस किए उन्होंने कैंप्स लगा के। तो एक जानी मानी हस्ती थे वो, बहुत सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड, शेर व शायरी करना वो उनका एक शौक था। लेकिन पहले शायद दूसरे बैच के किंग जॉर्ज के डॉक्टर हैं वो। तो वो खानदान की एक चीज़, और हमारी मदर खुद बैरिस्टर बनना चाहती थी, उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई, तो वो शायद उनका जो एम्बिशन था उन्हीं ने वो हम लोगों के अंदर पूरी तरह से, मैं, मेरी बहन, भाई सबसे छोटा है, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो आई वॉज द फोकस कि जो बड़ा करेगा वो छोटे करेंगे। तो उन्हीं ने हम लोगों को कभी भी स्टे नहीं होने दिया, और सिर्फ ये नहीं कहा कि भी जॉब करना है या काम में आना है, जॉब ऐसा करना है जिससे नाम रोशन, जिससे अपनी एक आइडेंटिटी हो। उनके आइडियल थे नेहरू, कैनेडी, वो इन्हीं की बातें करती थी हमेशा। कभी लोग जैसे बच्चे और लोगों को हम देखते थे, पेरेंट्स को कि मदर्स को कोई इस तरह की बात नहीं होती थी, लेकिन हमारे फादर जब घर आते थे शाम को ऑफिस से, तो हमारे घर में बिल्कुल हंसी मजाक का माहौल हो जाता था। उससे पहले हम लोग सब चुपचाप घर में किताब कॉपी लिए बैठे होते थे, और आते ही ये होता था कि बस छुट्टी हो गई अब। और वो कभी कभी नाराज होती थी पापा के ऊपर कि बाकी सब जगह फादर आते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बैठते हैं और पढ़ाते हैं फादर, ये आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो हंसते थे, बस मुस्कुराते थे, अरे एक घर में एक ही काफी है, बस वो ऐसे ही कह के। तो ये जो फैशन की फिर आगे जर्नी आपकी बढ़ी, डॉक्टरी आपने ड्रॉप किया, फिर मैंने बस ग्रेजुएशन किया आईटी से। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक डीयू का पार्ट था उस जमाने में, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम होता था कमर्शियल आर्ट और ये, तो वहाँ से मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। फैशन डिजाइनिंग और कमर्शियल आर्ट दोनों एक साथ किया, दोनों कोर्सेज किए, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में। और वहाँ पे जो टीचर्स थे वो बहुत सरप्राइज रहते थे कि दो कोर्स, वो भी दोनों में इतना काम, तो तुम कैसे करोगे। एंड आई वॉज इंटरेस्टेड कि नहीं, हमको आर्ट भी से भी रिलेटेड कुछ करना है, और फैशन क्योंकि वो मुझे बहुत ही इजी आता है, और मुझे लगता था कि तो बहुत इजीली हो जाएगा, और इजीली हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मैंने सेल्फ स्टडी करके मैंने सेल्फ स्टडी की, रिसर्चेस की। 89 से लेके आप समझ लीजिए कि 92 तक हम अलग अलग जगह पे जाते रहे, इंक्लूडिंग तवांग, मणिपुर, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, कुमाऊं। कोई ऐसा मेन सेंटर नहीं था जहाँ पे मैंने 6-7 महीने रह के और वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट को सीखा, पढ़ा, बनाया, उसको डॉक्यूमेंट किया। और जब मैं 93 में यहाँ आई हूँ तो मेरे पास बहुत जॉब ऑफर्स थे,
दुबई का बहुत अच्छा जॉब था क्रिएटिव डायरेक्टर का, जिसको छोड़ के मैंने यहाँ पे आने का फैसला किया। तो मेरे घर वाले सभी कह रहे थे कि गलत है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लोग लखनऊ से निकल के दुबई और अमेरिका जाना चाहते हैं और ये दुबई से वापस जाके वहाँ पे, क्योंकि हमारे फादर ऑलरेडी सऊदी में थे, हमारे भाई बहन दोनों यूएस में पढ़ रहे थे और उनका था ही कि वो यूएस में ही सेटल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हो ही गए। पेरेंट्स का भी ये था कि भाई हम लोग भी शायद यहाँ से रिटायर होके यूएस सिटीजनशिप ले लेंगे, लेकिन जब मेरा सब कुछ चेंज हुआ तो फिर उन्हीं ने भी अपनी यूएस सिटीजनशिप जो है वो छोड़ दी। वो वापस लखनऊ आ गए रिटायरमेंट के बाद। हमारे फादर अब आपके साथ है जी, वो अपने घर में हैं, अलग हैं, लेकिन लखनऊ में यहीं रहते हैं। अक्सर आपको दिखते ही होंगे हमारे प्रोग्राम्स में। और कभी कभी हम लोग हंसते भी हैं, हम पूछते भी हैं मम्मी से कि अब डॉक्टर तो नहीं बने थे तो नाम तो रोशन कर दिया। नहीं, वो अब क्या, अब खुश है। अच्छा, आपकी जो फैशन की डिजाइनिंग रही है, आर्ट रहा है, इसमें जो पुरानी संस्कृत रही है वो हर जगह की एक आपने उसको समन्वय करने की कोशिश की जी। तो दोनों को कैसे जोड़ा, नए और पुराने फैशन को? हमारा अगर एक साइड देखें तो लोग मुझे बहुत मॉडर्न समझते हैं और मैं हूँ भी मॉडर्न इन द सेंस कि मेरा मॉडर्निटी का जो मतलब है वो है हर चीज को बेहतर कर लेना, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना और नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, तो हमारा एक बहुत ही इमोशनल पैशनेट पार्ट है और जो एक रिचनेस क्राफ्ट की होती है, हाथ के काम की, और हमारे जो बेसिकली जो हमारी हेरिटेज है हिंदुस्तान की, जो गंगा जमनी जिसको हम लोग कहते हैं, जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिली हुई है। हम चाहे जितनी कोशिश करें उसको मुश्किल है निकालना। बहुत कोशिश हो भी रही है, हुई भी है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर सीपिन है। वो जिसको कहते हैं ना कि हम लोगों के खून मिल चुके हैं, वो आप चाहे कितनी कोशिश कर ले अलग नहीं कर सकते। तो वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करती थी और पता नहीं क्यों मुझे आज भी अगर मैं उसकी बात करती हूँ या सोचती हूँ तो एकदम से मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। अगर मैं पुराने लखनऊ की तरफ से निकलती हूँ तो मुझे एकदम से एक तरह की जैसे लगता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है या मेरे पीछे कोई खड़ा है, किसी ने मुझे कुछ टच किया। तो ये तो मुझे पता है कि मेरा खानदान नवाब शुजाउद्दौला का डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है हम लोग। तो बचपन में ये सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन बड़े होके जब इतना एक तरह का जो अट्रैक्शन होता है लेटर ऑन, शायद मुझे लगता है कि शायद वो मेरा जेनेटिक वो है जो मुझे खींचता है। और लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जब हम लोग के आसपास जो पॉवर्टी है, जिस तरह की गरीबी है, और हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो हमारी ग्लोरी के बारे में पढ़ा जाता है कि हिंदुस्तान ऐसा था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। तो आई एज अ चाइल्ड ओनली आई स्टार्टेड थिंकिंग कि देन वाई। फिर हिस्ट्री पढ़ी बहुत। मैं आई एम अ वेरी एविड रीडर। हमारे खूब बड़ी सी लाइब्रेरी है घर में भी, तो हर जगह की हिस्ट्री, अपनी मुगल पीरियड की, प्री मुगल पीरियड की, अवध की, और फिर धीरे धीरे समझ में आया कि और इकोनॉमिक, सिल्क रोड, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो समझ में आया कि अच्छा हम लोग को खाली गुलाम एज अ कॉलोनियल पावर नहीं था, हमारा सब कुछ छीन लिया गया। किस तरह से हम लोगों को लूटा गया। लेकिन वो तो हो गया, अब क्या है? अगर हमारे पास वो हेरिटेज थी और उसके कहीं कहीं छोटे छोटे हमें अभी भी ग्लिम्पसेस दिखते हैं, तो हम क्यों नहीं इस जमाने में जब हम इतने एडवांस हैं, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है, कम्युनिकेशन एडवांस है, तो हम उस हिंदुस्तान को, उस लखनऊ को वापस उसी जगह पर क्यों नहीं ला सकते जहाँ पे वो 7वीं सदी में था। अगर वो 7वीं सदी में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर मुल्क कहलाता था, या लखनऊ के बारे में अगर
रसल ने लिखा कि कॉन्स्टेंटीन नॉर कॉन्स्टेंटिनोपल नॉर रोम, देयर इज नो सिटी इन द वर्ल्ड एज ब्यूटीफुल एज लखनऊ। ये उसके 1836 के वर्ड्स हैं। तो अगर ऐसा शहर था तो हम उस शहर को वैसे ही क्यों नहीं बना सकते? हमारा जो पूरा अवध रीजन है, उस वक्त तो अवध था, हमारा पूरा इलाहाबाद, बरेली से लेके और ये बनारस, मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, ये सब अवध रीजन में आता था। और उसको इतना रिच कर दिया था नवाबों ने, जो जिनकी बात कोई नहीं करता है कि उन्होंने इकोनॉमिक काम कितना किया, पैट्रोनेज कितनी दी। ये सिर्फ आर्ट नहीं थी, ये एक हमारी इंडस्ट्री थी, रोजगार था। और वो इतना ज्यादा फाइन हो गया था, इतने लेवल पे पहुंच गया था कि पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ के चीजों को खत्म करने के लिए कारीगरों के अंगूठे काटे गए, टैक्सेस लगाए गए। तो हम लोग उन चीज़ों से सीख सकते हैं, उन चीज़ों से अपने आप को अब बचा सकते हैं और फिर से दोबारा हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ हमारी यही थी 93 में जब हम आए हैं। और जो हमारा पहला कॉन्वोकेशन स्टूडेंट्स का हुआ था 97 में, शायद मैंने अपनी उस स्पीच में भी यही कहा था। मुझे अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो मिली, तो उसमें देखा कि मैं वो बोल रही हूँ। और तब से अब तक की जर्नी में जब हम अब देखते हैं, तो वो टाइम था जब कोई हैंडीक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा था। 93 में कोई हैंडलूम्स की बात नहीं करता था, कोई चिकनकारी को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा था, किसी को जरी जरदोजी और ये क्या है इसके बारे में ज्यादा मालूमात जो थी भी तो बहुत कम लोग थे, वो बोल नहीं रहे थे। तो हमने इसको उस वक्त से बोलना शुरू किया, सेमिनार्स किए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाए, कॉलेज हर कॉलेज में जाके लोगों को बताया, पॉलिसी मेकर्स से बातें की, IAS वालों को बताया, जहाँ पे भी हुआ वहाँ पे कोशिश की कि इन चीज़ों को वापस लाया जाए। और मुझे लगता है कि आज जब हम देखते हैं कि हर जगह हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है, हैंडलूम की बात हो रही है, कारीगरों की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो काम हमने शुरू किया था अब वो मेन स्ट्रीम में आ गया। तो कम से कम 25 साल में हमारी ये मुझे लगता है कि एक तरह की एकम्प्लिशमेंट है कि जिस बात को सिर्फ हम अकेले कहते थे, उसे चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन आज इस बारे में सब कह रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि इन चीज़ों को आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं, और जो अब पिछले 3-4 साल से काफ़ी पुश भी किया जा रहा है। इवन पहले भी हो रहा था, लेकिन इस गवर्नमेंट में मोदी जी ने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बना दिए, जिसकी वजह से स्ट्रेट अवे फोकस है। या योगी जी आए तो उन्होंने ODOP कर दिया, तो अब ये स्पेसिफिक हो गया, जिससे और फायदा होगा। तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सिंसियरली इसको करेंगे तो ये आगे जाएगा। कभी कभी मैं देखती हूँ गवर्नमेंट की चीज़ें हैं और पेपर वर्क है, और लोगों को लगता है कि अरे ये ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, या ये ऐसे ही होना है, या आपको कोई एक प्रोग्राम ट्रेनिंग का दिया गया था, उसमें 100 लोगों को आपने सिखाया तो 100 के 100 काम नहीं कर रहे। मैं कहती हूँ अगर 100 के 100 काम नहीं भी कर रहे तो भी उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फेल हुआ, क्योंकि तो जिसने काम नहीं भी किया है वो खुद करे या ना करे, उसके बच्चे, उसके आने वाली जनरेशन उसको पिक कर लेगी। तो उसने पढ़ा तो है, उसको जानकारी तो मिली, पढ़ा है। आप देखिए हमारी जो मेजॉरिटी है लोगों की, वो इतनी गरीबी और उसमें है कि वो अपने घर के दरवाजे से निकल के 200 मीटर तक नहीं जाते हैं। उनका दायरा ही वही है, वहीं से काम करना है, वहीं से खाना लाना है, वहीं पे उनका एंटरटेनमेंट है। उनको यही नहीं पता कि वो दुनिया और गई कहाँ है। तो अब कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है, हर मोबाइल में आप देख लेते हैं तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन फिजिकली आज भी वो बाहर नहीं निकले हैं। अगर हम लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं, अंडर प्रिविलेज लड़कियों को, जाके ठाकुरगंज के पीछे गली में, जहाँ पे आप इतनी पतली गली है कि हम लोग को ऐसे करके निकलना पड़ता है, रास्ते में पूरे गाय के गोबर से भरा होता है वो, फिर भी हम लोग, हमारे टीचर्स भी जाते हैं उन सेंटर्स पे जाके, वहाँ हम लोग सेंटर बनाते हैं कि ये लड़कियां बाहर नहीं निकल के आएंगी, तो हम लोग वहाँ जाएं।
और जब हम उनको उस पूरे पीरियड के बीच में कोशिश करते हैं कि 2-3 बार उनको वहां से निकालें, हम बस ले जाके उनको बिठाते हैं, यहाँ लाते हैं, इंस्टीट्यूट दिखाते हैं, हजरतगंज दिखाते हैं, तो वो उनको उनकी आंखें नई ऐसे दुनिया होती दिखाई हैं। देती है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पहली बार बस में बैठ रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या यही एक अचीवमेंट नहीं है? हाँ बिल्कुल। कि आप अगर भले ही वो काम ना करे, मुझे तो लगता है, लेकिन उसकी दुनिया बदल जाती है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें हो रही हैं उसका फ़र्क पड़ेगा अगर इस तरह के प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स और ODOP के अंडर में हो, चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उस्ताद है, सीखो कमाओ है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। कुछ चल रहे हैं, कुछ अभी रुक जाते हैं, लेकिन वो चलते रहेंगे और उनको ठीक से मॉनिटर किया जाएगा तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये रोजगार का एक अच्छा साधन बन सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा साधन बन सकते नहीं, यही एक मुझे लगता है तरीका है। क्योंकि आप पूरे गांव को, जो हमारा मुल्क है वो पूरा गांव है, और गांव तक जब तक रोजगार नहीं ले जाएंगे तब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक उसको खत्म नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। तो हमें गांव के ही रोजगार को बढ़ाना होगा, और उस रोजगार को हमें शहर की जिंदगी से जोड़ना होगा, ताकि शहर वाले उसको खरीदें और गांव वाले उसको बनाएं, और गांव वाले गांव में रहें, ताकि वो आराम से अपने जो उनकी कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसमें हमेशा ये एक सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरह काम करता था। आदमी एग्रीकल्चर करते थे, लड़कियां औरतें घर में बैठ के हैंडीक्राफ्ट करती थी, तो और उससे उनका डबल दोहरा रोजगार चलता था। तो वही दोहरा रोजगार जो है उसी को हमें फिर से दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप मॉडर्न ख्याल की हैं, आप लखनऊ में बहुत सारे लोग एक अलग मॉडर्न दुनिया में भी आपको जानते हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है जब आप गांव, पुरानी कला, इन सब की बातचीत करती हैं? मुझे नहीं पता डायरेक्टली तो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होता है कि अच्छा आप इतने जानती हैं। लोग समझते हैं कि फैशन का मतलब तो है बस कुछ तैयार हो गए और मॉडल जैसे लगने लगे और एक फैशन शो हो गया। ये समझ लीजिए कि पूरे इंडस्ट्री का 0.1% पार्ट होता है जो कि एक मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन जो बाकी 99% है वो बिहाइंड द सीन इन गलियों में ही होता है। जो हम लोग काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं जो 10 मिनट में दिखा देते हैं। वो 6 महीने की मेहनत होती है कम से कम 100-200 लोगों की, जो जाती है उन गारमेंट्स में, उस काम में, चाहे वो टेलर हो, कारीगर हो, एम्ब्रॉयडरी करने वाला हो, छोटे छोटे वीवर्स हैं जिनके साथ हम लोग बैठ बैठ के नया कपड़ा बुनना है, ऐसा बनाना है, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे करिए, कॉस्ट कैसे कम हो, उनका मार्जिन भी आ जाए। तो हर चीज़ को करने के लिए जितनी मेहनत और उसमें जाती है वो कम ही लोगों को पता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हमें कपड़े डिज़ाइन करना, मतलब कपड़े काटना और सिलना और एम्ब्रॉयडरी करना आता है, उसके साथ साथ उस फैब्रिक का मेक क्या है, कहाँ से बनेगा, रेशा कहाँ से आ रहा है, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, किस पे टैक्स लगा है, कहाँ कारीगरों को प्रॉब्लम हो रही है, सेरिकल्चर क्या है, तो उसमें इन्वॉल्व है। हम बेसिकली एक किसान से लेके और एक बायर तक सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, और वही हमारा पैशन है। इसी वजह से हमने दिल्ली और बॉम्बे में जाके अपना स्टार्ट नहीं किया था। हमने लखनऊ में आके इसीलिए शुरुआत की थी क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो हम लोगों का आर्टिजन्स का है वो लखनऊ के आसपास के एरिया में है। लखनऊ हो, फर्रुखाबाद हो, कानपुर है, बनारस है, बाराबंकी है। जो मेरा पहला शो था 94 में, उसमें मैंने बाराबंकी के चेक्स जो जिससे ये लोग अंगोछा बनाते हैं बेसिकली, और ये स्कार्फ बनाते हैं, वो कपड़ा बनाते थे। उस फैब्रिक से मैंने उनसे बेहतर फैब्रिक बनवाया और उससे मैंने स्कर्ट्स और शर्ट्स और ड्रेसेस बनाई थी। और बनारस के जितने भी वीवर्स थे उनसे मैंने किमख्वाब और ब्रोकेड बनवाए, जिससे मैंने लहंगे, गरारे और पूरा ब्राइडल सेक्शन बनाया था। चिकनकारी का एक पूरा मैंने उसमें बनाया था।
तो वो मेरा पहला कलेक्शन था जिसमें मैंने सिर्फ खादी और यहाँ के आसपास के जितने भी एरिया की कारीगरी है उसको इस्तेमाल करके वो कलेक्शन बनाया था। और काफ़ी वो कामयाब कलेक्शन था। पहला शो था, 2 शोज करना पड़े थे हमें एक के बाद एक, क्योंकि इतने लेंथी हो गया था। नहीं, इतने लोगों के प्रेशर आ गया था। अच्छा। कि उस वक्त समझ लीजिए कि 1000 रुपए का टिकट बिका था शो का। और गन्ना संस्थान के अलावा कोई और हॉल नहीं था। तो गन्ना संस्थान में सिर्फ 600 या कुछ लोग आ सकते थे। और 600 से टिकट बिक गए थे। और बहुत से लोगों ने 5-5 हजार के टिकट दे के 1-1 हजार का टिकट लोगों से लिया। हम लोग को ये पता चला बात। तो उसके बाद भी लोग इंसिस्ट करते रहे कि हमें भी चाहिए। फिर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट वहाँ से आने लगा कि भी वो भी आना चाहते हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो हम लोगों ने फिर 2 शो किए उसी वक्त। एक शो किया पहले टिकट वालों के लिए और उसका सेकंड शो किया जिसमें सिर्फ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वाले जितने भी IAS और ऐसे लोग थे वो लोग आए। तो 2 शोज करना पड़े। और आप समझ लें कि गन्ना संस्थान से लेके और शाहनजफ वाला जो चौराहा है वहां तक गाड़ियां खड़ी थी क्योंकि जगह नहीं थी जाने की लोगों को। लोग वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया चौराहे पे गाड़ियां खड़ी कर करके वॉक करके वहां